अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 144। आप लोग अपनी बुक का ओपन करें। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। पार्ट ए डेट इज़ एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी हमने स्टार्ट किया हुआ था। पार्ट बी के पहले 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को राइट करवाए थे। आज बेटे हम पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी। उसके बाद बाकी भी जो है हम वन बाय वन करते जाएंगे। 6.8, what is the relationship between liquid pressure and the depth of the liquid? depth of the liquid और जो लिक्विड का प्रेशर है उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? तो बेटे ये हमने स्टडी भी किया था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे अगर आप लोग अपनी बुक के पीछे आए, यहाँ पे आप लोग आओ। लिक्विड प्रेशर इज गिवन बाय, ये है आपके पास, ठीक है। P is equals to PGH. This relation shows the liquid pressure increases with depth. The value of pressure depend on the depth and density of liquid. ठीक है, आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे राइट करनी है। आपकी बुक में भी दी गई है। ये प्रेशर P इज इक्वल्स टू PGH, ठीक है। ये जो P है दिस इज फॉर डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी के लिए डेप्थ के ये यूज़ होगा। यहाँ पे आपने लिक्विड प्रेशर इज गिवन बाय, आप सिंपल क्या राइट करोगे? लिक्विड प्रेशर इज गिवन बाय, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो। ये यहाँ पे अगर आप लोग आओ, इस पे भी दिया हुआ है। पेज नंबर 136 पे आओ। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है P इज इक्वल टू PGH, ठीक है। ये आप क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ एट द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू PGH। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल फ्लूइड, ठीक है। ये इसका आंसर जो है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। यहाँ से देकर आपने इसका आंसर जो है लिख देना। क्लियर हो गया? पेज नंबर 136 पे इसका आंसर मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं हम 6.9 की तरफ। किसकी तरफ? 6.9 की तरफ आओ। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय सिंपल मर्करी बैरोमीटर? सिंपल मर्करी बैरोमीटर से आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस तरह मेजर कर सकते हो? यहाँ पे अगर आप लोग पीछे आओ, यहाँ पे आपको बैरोमीटर दिया होगा बेटे। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें पेज नंबर 137 पे सिंपल बैरोमीटर आपको दिया गया है। यहाँ पे ये आपने इसके आंसर में लिखना है सिंपल बैरोमीटर, ठीक है। अब मर्करी बैरोमीटर, ये यहाँ पे राइट है। यहीं से दे के आपने जो है बैरोमीटर के बारे में अपने आंसर में जो है वो राइट कर देना है कि बैरोमीटर से आप जो है मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मर्करी जो ट्यूब के अंदर होती है उसको क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है और उसको पुश करता है। जो हाइट कॉलम में बनती है, जब मैंने पढ़ाया था, तो इस हाइट को, ये जो हाइट बनती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी तरफ? प्रेशर की तरफ। क्लियर है? तो यही आप लोग जो है अपने क्वेश्चन में भी राइट करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे बैरोमीटर के बारे में लिखा हुआ है, तो आपने उसको शॉर्ट करके जो है, शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज करके जो है इसके आंसर में राइट कर देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आपका 6.10, ठीक है। 6.10 की तरफ आओ। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। सिंपल आपने बस प्रिंसिपल जो है वो लिखना है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, आपने उस प्रिंसिपल को सिर्फ मेंशन करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में बेटे यूज़ होता है डैट इज पेस्कल लॉ। कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? पेस्कल लॉ, ठीक है। which state that pressure applied to a confined fluid is transmitted equally in all direction। आप लोग पेस्कल लॉ की तरफ आओ। आपकी बुक में पेस्कल लॉ दिया हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा हुआ है पेस्कल लॉ। बेटे पीछे आओ, ये देखें, ये देखिए
ये पैस्कल लॉ है, ये पैस्कल लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। पैस्कल लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है। अगर यहाँ पे देखो, आपको जब एग्जांपल्स दी थी वहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। यही आपसे पूछा हुआ है ना कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है ऑटोमोबाइल्स का, वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो ये देखो आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई थी, और जो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, डैट इज पैस्कल लॉ। आपने सिंपल लिख देना है, द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड हेयर इज पैस्कल लॉ। पैस्कल लॉ स्टेटेड, पैस्कल लॉ की स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, बस यही इसका आंसर होगा। पार्ट बी जो था हमने वो कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी के टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम अपने चलेंगे पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आए, पार्ट सी। पार्ट सी क्या है आपका, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। आपने इनके रीजंस देने होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, अ लोड ऑफ वेट एल, वेट कितना दिया हुआ है एल, व्हेन हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग काजेज एन एक्सटेंशन एक्स, द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग इज नॉट एक्सीडेड, सम आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच विद स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अरेंज एज शोन बिलो। For each arrangement, complete the table by determining number 1 the total extension in term of x, the spring constant in term of k। आपके पास उन्होंने क्या कह दिया कि देर आर टू अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स की दो तरह की जो हैं स्प्रिंग्स की अरेंजमेंट आपको दी हुई है। एक ये अरेंजमेंट है बेटे जो आपको शो हो रही है इधर डायग्राम में, ठीक है, और दूसरी ये शो हो रही है, ठीक है। आपने इनकी टोटल एक्सटेंशन बतानी है, इसके अंदर टोटल एक्सटेंशन कितनी है और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की अरेंजमेंट कैसी है ये आप लोग बताओगे। तो सिंपल अगर हम पहले इस डायग्राम को देखते हैं, इसकी बात करते हैं, मैं बुक पे इसको सॉल्व करूंगी। देखो इस अरेंजमेंट को देखो, यहाँ पे स्प्रिंग जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्प्रिंग जो है वो सीरीज में है। इस तरह के स्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है दिस इज इन सीरीज, ये सीरीज में है, ठीक है। जो इस तरह होता है ना वो सीरीज में होता है, जो इस तरह का होता है उसको हम पैरेलल कहते हैं। दिस स्प्रिंग इज इन सीरीज, यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो एड अप होगी। अगर स्प्रिंग जो है, इफ स्प्रिंग लिखोगे बेटे खुद, मैं थोड़ा बस कीवर्ड लिख रही हूँ, इफ दिस स्प्रिंग एक्सटेंड 2x, अगर स्प्रिंग जो है वो जब हमने लोड यहाँ पे दिया तो जब यहाँ पे हम लोड देंगे तो स्प्रिंग नीचे आएगा, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अगर उसके अंदर x एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, पहले x थी और स्प्रिंग से, और जब हमने लोड किया तो स्प्रिंग और नीचे आ गया, तो टोटल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टोटल एक्सटेंशन x टोटल इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। आपने ये मेंशन कर देना है। जाहिर सी बात है बेटे, अगर स्प्रिंग यहाँ तक था, जब मैंने इसके ऊपर लोड हैंग किया तो वो और नीचे आ गया, अगर पहले x था तो और हुआ, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी 2x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने बताना है कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट होगी। इस केस में हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है एक ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग्स है ना, देखो 1 2, टू स्प्रिंग्स हैं। आप क्या लिखोगे, टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, इनकी अरेंजमेंट क्या है, ये सीरीज में है, ठीक है। जो इस तरह की अरेंजमेंट होती है ना सीधी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन स्प्रिंग्स के लिए जो हम कांस्टेंट के लिखेंगे दोनों के लिए, के ई क्यू, यानी कि टोटल कांस्टेंट जो हमारे पास आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग इन सीरीज, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा k/2। किसके इक्वल हो जाएगा, k/2। बस आपने ये इक्वेशन मेंशन करनी है। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं। अगर आप सेकंड डायग्राम को गौर करो तो बेटे यहाँ पे भी दो स्प्रिंग है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या है, सीरीज नहीं है, बल्कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, पैरेलल है। क्या है, इस तरह की अरेंजमेंट को जब स्प्रिंग जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बेटे, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्सटेंशन जो है हर स्प्रिंग में सेम होगी। जब आप लोड यहाँ पे हैंग करोगे तो दोनों में एक्सटेंशन सेम होगी, यानी कि एक स्प्रिंग ज़्यादा लंबा और एक छोटा हो जाएगा, नहीं, दोनों की एक्सटेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आज x की वैल्यू आ जाएगी, x टोटल कितना आएगा, डैट इज इक्वल्स टू x, वो x के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके स्प्रिंग कांस्टेंट में जब इनकी ये स्प्रिंग पैरेलल होंगे, ये क्या है, ये टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में है।
तो इनका इक्विवेलेंट, ये के इक्विवेलेंट, ये जो के ई क्यू लिखा है ना मैंने, ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम इन स्प्रिंग्स का देखेंगे तो वो किसके आके इक्वल आएगा, के प्लस के इक्वल आएगा। के और के को प्लस हम अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे, जैसे ए प्लस ए होता तो इनके साथ 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। तो इसी तरह इनके साथ भी 1 है तो मैं क्या लिख दूंगी, 2k। तो आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा इस फॉर्म में। ये सीरीज में था, ये पैरेलल में था। क्लियर हो गया, मैंने इसी टेबल में ये मेंशन कर दिया, ये आप एज इट इज़ जो है अपनी बुक्स की पे उतार लो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 145 की तरफ आप लोग, और पेज नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 6.2। स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। जो स्प्रिंग्स हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, ना कि आयरन के। क्यों, वाई, इसका रीज़न बताना है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि स्प्रिंग्स जो हैं, आप सिंपल लिखोगे स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन बिकॉज स्टील जो है, कुछ रीज़न है इसके। नंबर 1 क्या है, स्टील जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मोर इलास्टिक होता है, ड्यूरेबल यानी कि मतलब सही, हार्ड टू यूज़ होता है, पायदार होता है। और दूसरा क्या है कि क्रोजन यानी कि इसके ऊपर जंग भी नहीं लगता, ठीक है। स्प्रिंग जो स्टील है उसके ऊपर क्रोजन नहीं आती, उसके ऊपर जंग नहीं लगता। जबकि जो आयरन होता है उसके वो ब्रिटल होता है, लेस सूटेबल होता है, और हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन को भी, उसके लिए भी जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो इजीली उसके ऊपर जो है क्रोजन हो जाती है, उसके ऊपर जंग भी लग जाता है। तो इसके बहुत सारी रीज़न है बेटे, आप 1 बाय 1 कैसे लिख सकते हैं। स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, वाई, तो आपने लिख देना है स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन बिकॉज स्टील इज स्ट्रॉन्गर, मोर इलास्टिक, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड क्रोजन, ठीक है। क्रोजन मैंने पहले बताया, वो जो जंग लग जाता है ना, आपने अक्सर देखा होगा लोहे पे, आयरन पे लग जाता है, वो स्टील पे नहीं लगता। आगे आप बता दो कि आयरन इज ब्रिटल एंड लेस सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन। इज डेट क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज 6.3। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। नंबर 1 आयरन और रबर, नंबर 2 एयर और वाटर। ये 2 पूछे हुए हैं और ये 2 पूछे हुए हैं। आपने बताना है कि इनमें से ज़्यादा इलास्टिक जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो बेटे ये बहुत इजी आपसे पूछे गए हैं, ये तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं हो, बल्कि आप लोग मुझे बताओ कौन सा जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। बहुत ज़्यादा इजी है, बताएं। पहले नंबर ए पे हमसे क्या पूछा है, 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक दिया हुआ है आयरन और एक क्या चीज़ दी हुई है, रबर। तो रबर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, लेकिन इलास्टी जो है वो इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि स्ट्रेच के बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आता, बल्कि थोड़ी सारी जो है शेप इसकी चेंज हो सकती है। तो हम लोग यूँ कहेंगे एक आयरन था और एक क्या था आपके पास, रबर। तो हम लोग इनका अगर कंपैरिजन करें तो हम क्या कह देंगे कि आयरन जो है इट डिफॉर्म लेस। आयरन जो है वो डिफॉर्म लेस होती है ना, अगर आयरन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो उसकी शेप इतनी जल्दी डिफॉर्म नहीं होगी, और लेकिन ये अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको जल्दी रिकवर कर लेगा एज़ कम्पेयर टू रबर। तो हम क्या कहेंगे, आयरन जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू रबर। क्यों, देखो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है। रबर को जब मैं स्ट्रेच किया ना, जब मैंने फोर्स छोड़ दी तो बेटे वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस तो आई, लेकिन उसके अंदर एक ना स्ट्रेच पैदा होता है जिसकी वजह से उसकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आयरन की शेप अगर चेंज भी हो जाए ना थोड़ा सा फोर्स देने की, तो उसकी वो अपनी ओरिजिनल हालत में ज़्यादा नियर होता है एज़ कम्पेयर टू रबर। वो अपनी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर भी देंगे तो वो तकरीबन आलमोस्ट बहुत अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन ही में रहेगा। तो आप इसको जो है वो राइट करो, इसको लिखोगे आप लोग क्या, कि रबर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच करती है, लेकिन इलास्टिसिटी इसकी जो है इतनी इलास्टिसिटी तो है, लेकिन इसके ऊपर जो है ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस तो आती है, लेकिन बिल्कुल उस तरह कंडीशन में नहीं आएगी। आयरन जो है वो लेस डिफॉर्म होगा, लेकिन ज़्यादा बेटरली वो क्या है, अपनी असल हालत में वापस आएगा।
जिसकी वजह से आयरन जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कंपेयर टू रबर। आयरन ज़्यादा इलास्टिक है, रबर कम इलास्टिक है। नंबर 2 आपके पास एयर है और वाटर है, एयर एंड वाटर। तो एयर इज़ कंप्रेसिबल एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम मोर इजीली, ठीक है, व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। वाटर जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, लो इलास्टिसिटी होती है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर इज़ मोर इलास्टिक, ठीक है। इस केस में आप लोग क्या कर लोगे कि एयर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। मोर इलास्टिक हमने बताना है ना, हम कहेंगे एयर इज़ मोर इलास्टिक देन वाटर। और इस केस में आपने क्या कहना है, आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। और आपके दोनों के रीज़न भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आपने इनको एक एक दो दो लाइन में इनका रीज़न भी मेंशन करना होता है कि वाई। सिर्फ ये नहीं लिखे आना कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, आपने उसका रीज़न भी मेंशन करना है। आयरन और रबर में से आयरन ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। आपने बताना है आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, उसका रीज़न ही मैंने आपको बता दिया। एयर और वाटर में से एयर ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि एयर जो है कंप्रेसिबल है और अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे वापस आ जाती है। वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज वाटर प्रेशर ऑन 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ ए स्विमिंग पूल कंपेयर टू वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ ए वेरी लार्ज एंड डीप लेक। आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि वाटर का प्रेशर अगर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल को अगर कंपेयर हम लोग करें वाटर के प्रेशर पे 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वेरी लार्ज एंड डीप लेक, ठीक है। एक सिंपल स्विमिंग पूल है और दूसरा क्या चीज़ है आपके पास, डीप लेक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसकी डेप्थ है। उनका आपने कंपैरिजन करना है। आप सिंपली बताओगे द वाटर प्रेशर 1 मीटर लॉन्ग, यहाँ से यही आपका क्वेश्चन जो आपने लिखा है 1 मीटर लॉन्ग below the surface of swimming pool is the same as the water pressure 1 meter below the surface of a very large and deep lake। यानी कि इनका वाटर प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वाटर प्रेशर बेटे क्या होगा, सेम होगा। पहले तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, द वाटर प्रेशर ऑन द मीटर बिलो और इज सेम टू वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए वेरी लार्ज एंड डीप लेक। ये तो हमने बता दिया कि सेम होगा। अब सेम क्यों होगा, आपने इसका रीज़न भी देना है। इसका रीज़न क्या है कि प्रेशर जो है, जो वाटर प्रेशर होता है ना किसी भी डेप्थ पे, वो डिपेंड करता है सिर्फ डेप्थ एंड द डेंसिटी। वो साइज पे या वाटर की डेप्थ पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया। हमने पीछे ये इक्वेशन भी पढ़ी थी। तो आप लोग क्या लिखोगे, दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, वाई। इसका रीज़न क्या है आपने बताना है कि बिकॉज वाटर प्रेशर, जो वाटर प्रेशर है ना बेटे एट एनी डेप्थ, ठीक है, एट गिवन डेप्थ इट डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। वो डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेप्थ ऑफ द वाटर पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द साइज एंड डेप्थ ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। यानी कि पानी किधर है, वो लेक में है या वो स्ट्रीम में, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर प्रेशर, वो डिपेंड करता है डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर। ये इसके आंसर में आपने राइट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं 6.5 की तरफ। What will be the pressure in all parts of a confined liquid if the pressure is increased in one part? Given an example from your daily life where such principle is applied। ठीक है। आपने बताना है कि अगर कोई भी लिक्विड है आपके पास, ठीक है, कन्फाइंड लिक्विड है, अगर प्रेशर हम उसका इंक्रीज़ कर दें एक पार्ट पे तो टोटल जो प्रेशर है इन ऑल पार्ट्स उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। आपने डेली लाइफ में से कोई भी जो है एग्जांपल देनी है और उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड होता है वो भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6.5 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो प्रेशर जो है बेटे किसी भी वन पार्ट पे जो कन्फाइंड लिक्विड है, देन द प्रेशर जो आपको उस कंपैरिजन दिया है वो ऑल पार्ट्स पे, और अगर एक पार्ट हो तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाइड होता है वो कौन सा आता है, पेस्कल लॉ होता है। क्या होता है, पेस्कल लॉ। आप क्या सिंपल बताओगे, ये 6.5 बेटे मैं करवा रही हूँ। इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट, इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट, ठीक है, आपसे पार्ट पूछा हुआ था ना, ठीक है, इन वन पार्ट।
आप क्या लिखोगे, प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट ऑफ ए कन्फाइंड लिक्विड देन द प्रेशर इज इंक्रीज इन ऑल पार्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी कन्फाइंड लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेंगे एक पार्ट पे, तो प्रेशर जो है वो ऑल पार्ट्स पे इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप कैसे राइट करोगे, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट ऑफ ए कन्फाइंड लिक्विड देन द प्रेशर इज इंक्रीज इन ऑल पार्ट्स इक्वली दिस। और ये इस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है डैट इज़ नोन एज पेस्कल लॉ। आपने पेस्कल लॉ देना है और आपसे पूछा हुआ है कि इसकी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल दें, तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो कौन सी है, डैट इज़ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, जो कि गाड़ियों में प्रेजेंट होती है और हम लोग पीछे ये सारी डिटेल से पढ़ के भी आए हैं, आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। पहले ये यहाँ पे ये when pressure is applied at one point in an enclosed fluid is transmitted equally to all parts of the fluid without loss। और ये कौन सा लॉ है, डैट इज पेस्कल लॉ। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ये इसकी कॉमन एग्जांपल है जो डेली रूटीन में हमें अपनी अपनी गाड़ियों में देखने में जो है वो मिलती है। क्लियर। अब हम आते हैं 6.6 की तरफ। 6.6 की तरफ आओ। इफ़ सम एयर रिमेन ट्रैप विद इन द टॉप ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द बैरोमीटर विच इज सपोज टू बी वैक्यूम, हाउ वुड इट इफेक्ट द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। अगर एयर जो है वो टॉप ऑफ द मर्करी कॉलम, बैरोमीटर के जो मर्करी कॉलम है उसमें जो कि वैक्यूम था जिसके अंदर, तो आपने बताना है कि मर्करी कॉलम की हाइट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, 6.6 हम लोग कर रहे हैं। 6.6 की तरफ आप लोग आओ। ठीक है, तो आप सिंपल बताओगे इफ़ सम एयर रिमेन्स ट्रैप, अगर कोई एयर जो है मर्करी कॉलम में ट्रैप रहती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी बेटे, वो एडिशनल प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगी। ठीक है, एक्सर्ट करेगी, क्रिएट करेगी, क्या एडिशनल प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से मर्करी कॉलम की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो इनएक्यूरेट आएगी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, और जो एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका लोअर आएगा, आपकी रीडिंग जो है वो फॉल्स रीडिंग आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। क्लियर है, समझ आ गई है इसकी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर कोई एयर, इफ सम एयर रिमेन ट्रैप विद इन द टॉप ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द बैरोमीटर, ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है। देन व्हाट हैपन, आपने लिखना है देन इट एक्सर्ट एडिशनल प्रेशर ऑन द मर्करी, तो मर्करी के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर आएगा ड्यू टू एयर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, दिस रिड्यूसेस द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एंड मेकिंग द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इनएक्यूरेट। रीडिंग जो है वो इनएक्यूरेट आएगी, और जो एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो आपकी बैरोमीटर की रीडिंग आएगी वो लोअर आएगी एज़ कंपेयर टू एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, ये कर लोगे। आगे हम आते हैं 6.7 की तरफ। किसकी तरफ आएंगे हम, 6.7 की तरफ आएंगे। हाउ डज द लॉन्ग नेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू ए जिराफ वाइल रेजिंग इट्स नेक सडनली। आपको पता है जिराफ की नेक बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि इसकी इतनी बड़ी नेक है, एकदम अगर ये नेक ऊपर करता है, जब रेस करता है ऊपर करेगा सडनली अचानक, तो इसको कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आता। ठीक है, वाई, उसका रीज़न आपने बताना है कि क्यों ऐसे। ठीक है, तो आप सिंपल बताओगे कि जिराफ जो है इसके नेक में एक इलास्टिक वेजल होती है, जिसकी वजह से एक स्पेशल टाइप की इसकी नेक का एक डिज़ाइन है। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि इलास्टिक वेजल जो हैं वो इसकी जिराफ की नेक में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लड वेजल जो हैं वो बेंड हो जाती हैं और नेक को जो है वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो जिराफ है वो अपनी नेक को सडनली जो है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी जो है वो ऊपर कर लेता है, रेस कर लेता है। तो आप सिंपली क्या लिख दोगे बेटे, द जिराफ नेक जो है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, when it raises its neck suddenly because giraffe have elastic vessels। यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है, because giraffe have elastic vessels in its neck and its neck has special design in the internal blood vessels। ठीक है, और ये वेजल्स इसको अलाउ करती हैं कि अपनी नेक को ईजिली बेंड कर सकता है और सपोर्ट को, और नेक को सपोर्ट दे सकता है।
क्लियर। इसके आंसर में आपने ये चीज़ राइट कर देनी है। हमने पार्ट सी के बेटे 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6.7 तक मैंने आपको करवा दिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम 6.8 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। 6.8 से बेटे हम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।